हाय। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक बहुत थोड़ा सा लेट हो गया मैं, क्योंकि चीज़ें सीख रहा था। बीच में एक ब्रेक हो गया 4-5 दिन का। चीज़ें सीखने में टाइम लगता है ना। अब आदत तो है नहीं वीडियो में पढ़ाने की, क्योंकि इस मोबाइल को देख के ही अपने को बात करना रहता है। तो इसका मैंने एक नाम रख दिया हैप्पी, है ना। ये बहुत ही एक हैप्पी पर्सन है, ऐसा मान के चलेंगे। पहले अभी तुम लोगों में से कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि यार हिम्मत हार रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो पहले की ये वीडियो देखो, इरफान सर की एक वीडियो है। सर ये नया प्रोजेक्ट ना डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ क्या? नए प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं वो वर्ड। सर प्रोजेक्ट। चेकबुक देना। क्या? डिफिकल्ट सर। डिफिकल्ट क्या होता है? सर आपने पहले कभी डिफिकल्ट नहीं सुना? ये सुना होता ना तो आज तक मैं समोसे की दुकान पे समोसे बना रहा होता। ये फैक्ट्री खड़ी नहीं करी होती मैंने। ये मैं वही सुनता हूं जिससे मेरे इरादे मजबूत होते हैं। देख लिए? तो हमेशा उसी चीज़ पे फोकस करना जो तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। पीछे हटने में जो बहुत सारी चीज़ें तुमको डिमोटिवेट कर देगी पीछे हटने के लिए, उन पे फोकस नहीं करना। यहाँ से एक इतना क्रूशियल टाइम है कि अगर तुम यहाँ से या तो आगे बढ़ सकते हो या पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकते हो। पूरी जी जान लगा के पढ़ना और उसी चीज़ पे फोकस करना जो तुम्हारे इरादे मजबूत करती है, इरादे तोड़ती ना हो। ठीक है, तो अपन अब इस सेशन में किस बारे में बात करने वाले हैं? इस पूरे अपन जो भी पढ़ेंगे उसमें गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे तो स्टार्ट अपने को मोल कॉन्सेप्ट से करना चाहिए, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट एक इतना कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है कि वो समझाते समझाते पूरी नीट भी आ जाएगी तब भी तुम भूलोगे, बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसलिए अपन मोल कॉन्सेप्ट को टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के बाकी चैप्टर में समझते जाएंगे, और जब बाद में वो पूरा बेस तैयार हो जाएगा तब अपन पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, तो बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले अपन बात करते हैं गैसियस स्टेट की। तो गैसियस स्टेट पढ़ने से पहले तुम्हें गैस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो गैस को ऐसा समझ लो कि इनके अंदर अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा रिपल करते हैं एक दूसरे को, हमेशा। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में कितनी गैस होती है अपने पास? पहले गैसियस स्टेट पढ़ने से पहले अपने को गैस के बारे में पता होना चाहिए। कितनी गैस है अपने पास? पूरी पीरियोडिक टेबल में 11 गैस होती है। सबसे पहले हाइड्रोजन आती है, फिर हीलियम, और हीलियम वाली जो पूरी जो अपना ग्रुप आता है वो पूरा का पूरा गैस होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और फिर रेडॉन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके नीचे आती है क्लोरीन। 11 गैस होती है अपने पास। तो तुम्हें इस चैप्टर में पढ़ने से पहले सारी गैस याद होनी चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से बता देता हूँ। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे, नाइट्रोजन 7, 8, 9, ये आता है 17, ये आता है 10 नंबर पे, ये आता है 18। इनकी इतनी ज़रूरत है नहीं क्योंकि इनका एटॉमिक मास यूज़ होगा नहीं चैप्टर में, तुम्हें बस नाम याद रखना है। नंबर फिर भी याद कर लेना, 36, 54 और ये आता है 86 नंबर पे। ठीक है, अब इस चैप्टर में इनके भार यूज होंगे। तो कभी भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनको अपन नॉर्मल एटम के रूप में यूज नहीं करेंगे, डाई एटम के रूप में यूज करेंगे। डाई एटम में कैसे? हाइड्रोजन है तो उसको H2 के रूप में लिखेंगे, नाइट्रोजन है तो N2 का यूज करेंगे, ऑक्सीजन है तो O2 का यूज करेंगे, फ्लोरीन है तो F2 का और क्लोरीन है तो Cl2। तो तुम्हें जब भी एटॉमिक मास का यूज करना है हमेशा इनके डाई एटम का मास यूज करना है, तो ये भी तुम्हें याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का हमेशा यूज करना है 2, नाइट्रोजन का 7 नंबर पे आता है 1, उसका दुगना हो जाएगा कितना? 14। तो 14 का और दुगना करना पड़ेगा 28। एक ऑक्सीजन 8, उसका होता है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 32। फ्लोरीन 9 नंबर पे, उसका दुगना 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 36। क्लोरीन 17, इसका दुगना होता 35.5, तो यहाँ पे तुम्हें और दुगना करना है, तो ये हो जाएगा 35.5 का दुगना, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो ये हो जाएगा 71। ठीक है, ये तो हुई पीरियोडिक टेबल की गैस।
पीरियोडिक टेबल से भी हट के कुछ एटम आपस में मिल के क्या बना लेते हैं, गैस बना लेते हैं, उनके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब उसके अलावा कितनी गैस आ जाएंगी अलग जो इस चैप्टर में यूज होंगी, वो होंगी SO2, HCl, H2O वेपर फेज में, वैसे तो वो लिक्विड फेज में रहता है वाटर, फिर उसके बाद अपना CO2, ये भी यूज होंगी। एक होती है अपने पास NH3 अमोनिया, ये भी यूज होंगी आगे जाके। तो SO2 का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 किसका है ऑक्सीजन का, सल्फर का होता है 32, तो ये हो जाएगा कितना 64। HCl का एक का होता है 35.5, तो एक और हाइड्रोजन का सिर्फ एक जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 36.5। H2O का एक ऑक्सीजन का 16, दो जोड़ दो उसमें कितना हो जाएगा 18। CO2 होता है 44, इसका होता है NH3 का एक का होता है 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17। अब इतने ये जो अपन लिखे 17 या फिर 36.5 या फिर 35.5 या फिर यहाँ पे 71, इन चीज़ों का एटॉमिक मास का इस चैप्टर में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि नीट का एग्जाम जब भी होगा तो उसमें ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जो तुम्हारे को जल्दी यूज़ में आ जाए, जैसे कि 64 और यहाँ से अपना 2 से कट जाता है, तो जो भी चीज़ें डिवाइडेबल होंगी वही यूज़ में आएंगी इस चैप्टर में। तो ज़्यादातर फोकस उसी पे करना, और एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चन में तो दिया रहेगा एटॉमिक मास वगैरह, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना नहीं, बाकी याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में कौन सी बुक लगानी है तुम्हें लगानी है एन अवस्थी, ठीक है, ये वाली एक बुक है एन अवस्थी, बहुत अच्छी बुक है क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज अलग क्वेश्चन भी दिए हुए हैं और बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से कॉपी पेन निकाल के पूरे ये लिख लेना और पूरे याद कर लेना गैसीय स्टेट पढ़ने से पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गैस भी याद कर लिए। अब किसी भी मतलब गैस है तो उसकी स्टेट को बताने के लिए कुछ पैरामीटर यूज होते हैं ना, जैसे कि तुम्हारे पैरामीटर क्या क्या हो जाएंगे, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट, तुम्हारी मोटाई चौड़ाई, ये सारे क्या हो जाएंगे पैरामीटर हो जाएंगे तुम्हारे, है ना। तो वैसे के वैसे क्या होंगे, गैस के भी कुछ पैरामीटर होंगे। तो गैस के पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, इस रूम में गैस भरी है तो वो इस दीवार पे प्रेशर क्रिएट करेगी नहीं, इस रूम में अगर गैस भरी है तो सबसे पहले तो उसका वेट कितना है ना, वजन। तो जब भी गैस के वजन को अपन नापते हैं तो या तो ग्राम में लेंगे या मोल में लेंगे, अभी बात करते हैं इसके बारे में। सेकेंड, उसका पैरामीटर क्या हो सकता है, इस गैस ये जो पूरे रूम है इसकी वॉल पे ये क्या क्रिएट करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, तो अगला पैरामीटर प्रेशर हो जाएगा। ये इस पूरे का एक रूम का एक वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, तो गैस का भी कुछ आयतन हो जाएगा। गैस का खुद का आयतन नहीं होगा, हमेशा जो भी कंटेनर है जिसके अंदर भी वो भरी है उसी का आयतन लेते हैं अपन, इसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्या हो जाएगा कि किसी ना किसी टेम्परेचर पे ये गैस कंटेनर में भरी होगी तो उसका एक टेम्परेचर हो जाएगा। मतलब कितने पैरामीटर यूज में आएंगे, तो यहाँ पे 4 पैरामीटर यूज में आएंगे। सबसे पहला मास, मास या फिर मोल, ठीक है, 2 पैरामीटर यूज, एक ही है एक्चुअल में। जो भी 2 चीजें यहाँ पे यूज आएंगी, देखो, एक तो गिवन मास होगा, गिवन मास मतलब क्वेश्चन में होगा, तो गिवन मास उसको अपन इस चैप्टर में हमेशा स्मॉल m से लेंगे, और जो एक्चुअल में उसका एटॉमिक मास होता है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो एटॉमिक मास उसको अपन हमेशा कैपिटल M से लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मोल की, तो मोल बराबर क्या होता है, मोल, इसको अपन n से दर्शाएंगे। मोल बराबर होता है गिवन वेट, गिवन मास बटे में क्या लेना है अपने को, जो भी एटॉमिक मास उसका होता है। मतलब n बराबर स्मॉल m बटे में कैपिटल M, स्मॉल m बटे कैपिटल M। जब गिवन मास, गिवन वेट और एटॉमिक वेट बराबर हो जाएंगे तो उसका जो मोल है उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 मोल। मतलब 1 मोल ऑलवेज किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास के, ऑलवेज। तो 1 मोल बराबर एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास तुमने पहले ही याद करे हैं, तो जिसके भी जो भी एटॉमिक मास होता है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, वही उसका 1 मोल के बराबर होगा। जब भी क्वेश्चन में बोल देगा 1 मोल, मतलब उसका तुम्हें एटॉमिक मास लेना है, ठीक है, ये एक बात हुई। 1 मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर भी होता है ना, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 एटम। मतलब इतने सारे एटम मिलके 1 मोल बनाते हैं,
ठीक है, इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो लॉ जब पढ़ेंगे अपन। तो ये पहला पैरामीटर कौन सा था अपने पास, मास या मोल। तो गिवन मास हमेशा अपन स्मॉल m में लेंगे और एटॉमिक मास हमेशा कैपिटल M में लेंगे, और जो मोल होगा वो गिवन मास बटे एटॉमिक मास, क्योंकि कभी कभी जो भी वैल्यू वो देगा गिवन वेट जो भी देगा उसमें तुम्हें एटॉमिक वेट का भाग दे के उसके मोल निकालने पड़ेंगे। मोल का ही यूज तुम्हें ज्यादातर इक्वेशन में करना पड़ेगा। ठीक है, अगला जो पैरामीटर आता है वो पढ़ते हैं। ये सारे अच्छे से नोट्स बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो सेकंड पैरामीटर कौन सा आता है अपने पास, प्रेशर। प्रेशर इसको अपन P से डिनोट करेंगे इस पूरे चैप्टर में। प्रेशर, कोई भी गैस किसी कंटेनर में भर रही है तो वो एरिया वाइज उसके वॉल पे क्या क्रिएट करेगी, फोर्स क्रिएट करेगी ना। तो कोई भी फोर्स किसी भी यूनिट एरिया पर अगर अप्लाई हो रहा है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर। मतलब प्रेशर बराबर क्या आ जाएगा, फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया। ठीक है, अब प्रेशर की यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे बेसिक किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसकी यूनिट होती है। तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, कब क्या यूज करना है, किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, अपन प्रेशर को वॉल्यूम के साथ कॉम्बिनेशन करके पढ़ेंगे। अब प्रेशर की कौन कौन सी यूनिट है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, मतलब सबसे कॉमन और सबसे इजी वाली कौन सी हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को अपन बोलेंगे पास्कल। ठीक है, यही पास्कल के बराबर होगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पास्कल। अब बराबर ही है। अब कभी कभी प्रेशर की वैल्यू किस में दे देगा, वो एटीएम में दे देगा। तो एक एटीएम बराबर, एटीएम मतलब क्या, मशीन नहीं है ये, एटमॉस्फेरिक जो भी प्रेशर होता है, एटीएम प्रेशर, जो भी अपन इसके बारे में भी अभी बताऊंगा, जैसे अभी बता दें, जैसे समुद्र होता है ना, उसके जो भी सतह होती है उसके ऊपर कितना प्रेशर जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा बनाया जा रहा है, उसी में अपन इसको नापते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर। कभी कभी एटीएम के रूप में देगा तो 1 एटीएम बराबर कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ज़्यादातर न्यूटन मीटर स्क्वायर में यूज़ करना, एटीएम में ज़्यादातर यूज़ मत करना। एटीएम वाली याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, पास्कल वाली भी याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर न्यूटन मीटर स्क्वायर में ही यूज़ करना है तुम्हें। सेकेंड अपने पास जो अपना पैरामीटर हो गया प्रेशर। थर्ड पैरामीटर कौन सा आता है अपने पास, वॉल्यूम। वॉल्यूम को अपन V से डिनोट करेंगे। अब मैं पहले ही बोला हूं कि गैस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता है, जिस कंटेनर में वो भरी गई है उसी का वॉल्यूम होता है, लेकिन बाद में जाके अपन इसको गलत सिद्ध करेंगे। वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा जिसमें भी गैस भरी है। तो इसको हमेशा किस में लेना है तुम्हें, लीटर में या फिर ml में, सेंटीमीटर क्यूब में, जैसे भी दे। तो 1 लीटर बराबर कितनी सारी यूनिट होती है इसकी, 10⁻³ मीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर 10⁻³ ml। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 या 10⁻³ ml, या फिर 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ सेंटीमीटर, cc है ना, सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को अपन लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी यूनिट इसमें यूज होंगी। मतलब जब एटीएम का यूज होगा तो तुम्हें यहाँ पे लीटर का यूज करना है, यहाँ पे जब न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल का यूज होगा तुम्हें किसका यूज करना है, मीटर क्यूब का यूज करना है। क्लियर, मीटर क्यूब या फिर ml का भी यूज कर सकते हो। इसका तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगला जो पैरामीटर आता है अपने पास कौन सा आता है, वो टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैपिटल T से दर्शाना है। टेम्परेचर मतलब गैस की हॉटनेस, कितना उसका टेम्परेचर है जिस टाइम पे वो कंटेनर में भरी गई है। तो इसको हमेशा लेना है तुम्हें केल्विन में। ठीक है, केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में कभी कभी देगा तो डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, केल्विन बराबर 273.15 को छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड उसमें जोड़ देना। तो ऑलवेज यूज तुम्हें क्या करना है, टेम्परेचर को केल्विन में। ठीक है, 4 पैरामीटर इसमें बहुत यूज में आने वाले हैं। एक हो गया अपने पास मास, मोल, सेकेंड अपने पास क्या हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम, और लास्ट में आ गया अपने पास टेम्परेचर। तो अच्छे से इसके यूनिट भी याद कर लो और लिख लो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वीडियो रोक के देखना है, रुकूंगा नहीं तुम्हारे लिए वीडियो में, है ना। ठीक है, आगे अपन पढ़ते हैं, ये ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे
देखो गैस के बारे में भी अपन देख लिए कि कौन कौन सी 11 गैस हो सकती हैं, उनके अलावा कौन कौन सी गैस हो सकती हैं वो लिख दिया मैंने। फिर इनके पैरामीटर भी देख लिए। इन पैरामीटर्स का यूज़ होने वाला है इस पूरे चैप्टर में। कुछ कांस्टेंट भी आएंगे जिनको मैं आगे बता दूंगा। अब अपने पैरामीटर भी पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है अपने को? देखो किसी भी गैस जो भी अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अट्रैक्शन तो होता नहीं है, हमेशा रिपल्शन होता है। तो मतलब जिसके अंदर प्योर रिपल्शन होगा वो एक आइडियल गैस होगी, है ना, आदर्श गैस बोलते हैं जिसको। तो आदर्श गैस जो भी अपन मानते हैं एक्चुअल में होती नहीं है, रियल में तो होती नहीं है। तो आदर्श गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या गैस समीकरण या काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये सारी चीज़ों का पालन करती है, अनुसरण करती है। लेकिन जो रियल गैस होती है, वास्तविक गैस होती हैं, वो इसमें से किसी भी लॉ का या किसी का भी पालन नहीं करती है। तो जो भी अब अपन पढ़ने वाले हैं वो हमेशा आइडियल गैस के लिए ही पढ़ेंगे। जब अपन रियल गैस पढ़ेंगे तो ये इक्वेशन बदल जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन कुछ नियम पढ़ने वाले हैं, लॉज पढ़ने वाले हैं, 4-5 हैं, ज़्यादा नहीं है। वैसे तो नीट के सिलेबस में से इनको हटा दिया गया है, लेकिन पढ़ लेते हैं, है ना। इसी को अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा डिस्कस करे थे, वहाँ पे भी, तो वही यहाँ पे अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो कितने नियम पढ़ने हैं अपने को? 5 नियम पढ़ने हैं। बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम, गैलुसेक नियम, एवोगैड्रो नियम और लास्ट में डाल्टन्स लॉ। ठीक है, ग्राहम का विषण नियम जो है वो अपन अलग पढ़ेंगे बाद में। पहले इन नियम्स को देखते हैं। ये अप्लाई होते हैं किसके ऊपर? हमेशा आइडियल गैस के ऊपर, क्योंकि इन्हीं नियम से मिलके बना है आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि बाद में रियल गैस या वास्तविक गैस के लिए चेंज हो जाता है। तो अपन देखते हैं क्या लॉस जितने भी अपने को पढ़ने। सबसे पहला बॉयल्स नियम, सबसे पहला अपने को पढ़ना है बॉयल्स लॉ। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाते जाना। बॉयल्स ने क्या बोला था? अपने पास 4 पैरामीटर हैं, है ना, किसी भी गैसियस स्टेट को बताने के लिए, मास, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो इसने बोला कि अगर किन्हीं 2 n मोल या टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इसका जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वॉल्यूम के। मतलब कि अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, या फिर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो इसका प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अभी जितनी गैस इस रूम में भरी है, अगर मैं इस रूम को बहुत बड़ा कर दूं तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? बहुत बढ़ गया है। तो उसके नंबर ऑफ एरिया वाइज उसका जो वॉल पे फोर्स लगने वाला था वो क्या हो गया? बहुत कम हो जाएगा। वैसे ही अगर अपन एक बलून के बारे में इमेजिन करें तो बलून में क्या होता है? जितनी उसमें एयर भरी है, जितने एयर उस पर प्रेशर लग रहा है इसके वॉल पे, अगर उतनी की उतनी एयर किसी बड़े बलून में भर दिया जाए, जैसे अपन हवा में जाता है ना ऊपर बलून, उसमें भर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस टाइम पे वो कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। मतलब अगर अपन वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो उसका प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करना है तो वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा, ये इसने बोला। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, बराबर के लिखेंगे अपन उसको, बटे में क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। ये के को अपन बाद में और चेंज करेंगे, या फिर इसको अपन इस साइड ले आए तो pv बराबर क्या हो गया अपने पास? कांस्टेंट। जब भी कांस्टेंट चीज इस तरीके से आ जाए तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं p1 v1 बराबर p2 v2 बराबर कितने भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। p1 v1 जब भी कांस्टेंट आ जाए, कैसे भी कांस्टेंट आ जाए, इस तरीके से कांस्टेंट आ जाए तो उसको p1 v1 v2 v2 किस तरीके से भी लिख सकते हैं, आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यही बोला था बॉयल्स ने कि जब nt को कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो ये सारी कंडीशन होंगी। आगे इसके बनाते हैं अपन ग्राफ, है ना, ग्राफ भी बनाने पड़ेंगे अपने को। तो कितने टाइप के पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं? दूसरे कलर का यूज कर लेता हूँ, एक ही कलर देखे जा रहे हो। देखो पीवी बराबर कांस्टेंट, सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा जो उसने नियम दिया था। तो P वर्सेस V, इसके बीच ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एक एक्सिस पे प्रेशर, एक दूसरे एक्सिस पे वॉल्यूम। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इस तरीके से, दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि एक चीज अगर बढ़ रही है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये किस टाइप का ग्राफ है? हाइपरबोला, हिंदी में बोले हैं तो अति परवलयाकार।
ठीक है, अति परवलयाकार। ठीक है, सिंपल है। ये किस लेवल पे बना है? ये बना है टेम्परेचर की कांस्टेंट वैल्यू पर। ठीक है, अब अगला ग्राफ किसके बीच बना सकते हैं? इसके बीच बना सकते हैं। अगर पीवी बराबर कांस्टेंट है तो तुम फिर कुछ भी चेंज करो, ये चीज बदलने वाली नहीं है। जैसे अगर मैं इधर पीवी ले लूं और इधर कुछ भी लूं, वॉल्यूम ले लूं या प्रेशर ले लूं, कुछ भी ले लूं, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दिया तो फिर ये कांस्टेंट ही रहने वाला है। फिर तुम प्रेशर और वॉल्यूम या कुछ भी चेंज करो, एक एक ग्राफ बनेगा। सिंपल सिंपल है ना, या तो प्रेशर के साथ बनेगा या वॉल्यूम के साथ। तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट। या फिर इधर प्रेशर है और इधर पीवी है तो भी ये क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि पीवी बराबर क्या है? कांस्टेंट। पहला ग्राफ बना अति परवलयाकार, सेकंड ग्राफ बना अपने पास कांस्टेंट। सीधी लाइन आने वाली है, कितना भी फिर कुछ भी चेंज करो, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगला जो ग्राफ आएगा इसी के बीच बनाएंगे फिर से। अभी अपन ने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाए थे, अब अपन बनाने वाले प्रेशर वर्सेस 1/v। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये कलर इतने मिक्स हो रहे हैं, फोर्थ नंबर। अब क्या आता है? अपने को बनाना है प्रेशर वर्सेस 1/v। प्रेशर वर्सेस 1/v। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, लीनियर, सीधी रेखा। प्रेशर और 1/v तो एक दूसरे के समानुपाती है ना। और जब भी इस टाइप का इक्वेशन आ जाए, मतलब इस पूरी वैल्यू को अपन एक ग्राफ पे ले लें और इस पूरी वैल्यू को अपन दूसरे एक्सिस पे ले लें, एक्सिस पे ले लें, तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा। लेकिन जब अपन इसको अगर ले रहे हैं तो इनके बीच क्या रिलेशन है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। पीबी बराबर तो कांस्टेंट हो चुका है, तो जब कांस्टेंट हो जाएगा तो तुम कुछ भी ले लो, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, फिर तो क्या बनना है? कांस्टेंट बनना है। ठीक है, ये तो अपने ग्राफ हो गए। अब ये तो एक ही ग्राफ था टेम्परेचर कांस्टेंट पे। अगर मान लो उसने 3 टेम्परेचर दे दिए डिफरेंट, तो उसका पता कैसे करना है कि कौन सा ग्राफ हाई टेम्परेचर पे, कौन सा लो टेम्परेचर पे? तो आगे देखते हैं इसी का, है ना। जैसे कि मान लो कौन सा है, 5वें नंबर का, 3 अलग अलग T1, T2 और T3, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे उसने ग्राफ दे दिया। तो एक एक्सिस पे तो अपन ले रहे हैं वॉल्यूम, दूसरे एक्सिस पे ले रहे हैं अपन प्रेशर। अब क्या करना है? 3 टेम्परेचर हैं, तो अगर 3 ग्राफ को इस तरीके से दे दे, ऐसे आएंगे, है ना, क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें इस टाइप के। अब क्या करना है कि इसमें कौन सा टेम्परेचर हाई पे है, कौन सा लो है, इनको नाम भी दे देते हैं T1, T2 और T3। तो तुम पता कैसे करोगे कि कौन सा टेम्परेचर हाई है और कौन सा लो है? तो अब इसके लिए तुम्हें याद रखना है कि ओरिजिन से जितना दूर ग्राफ होगा उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा? टेम्परेचर होगा। सबसे ज़्यादा दूर कौन दिख रहा है? T3 ओरिजिन से दूर है, तो T3 वाला जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? सबसे हाई, फिर T2 और फिर क्या आ जाएगा? T1। ईजी है। या फिर इसको देखने के लिए चार्ल्स या फिर अपने गेलुसेक के नियम भी लगा सकते हैं अपन। जैसे कि चार्ल्स अभी अपन ने पढ़े नहीं, तो यहाँ पे तुम याद रखना कि इन्होंने ये भी यही बोले थे, प्रेशर टेम्परेचर के समानुपाती है और वॉल्यूम भी टेम्परेचर के समानुपाती। मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर वॉल्यूम भी हाई होंगे। अपन किसी एक चीज़ को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। ये एक सीधी लाइन खींच दिया, मतलब ये क्या हो गया? एक प्रेशर यहाँ पे फिक्स हो गया ना, जैसे कि वो है कांस्टेंट हो गया। अब इसको अपन वॉल्यूम वाले एक्सिस पे मिला के देख सकते हैं, तो ये वाला V1, ये V2 और ये V3। अब इसने V समानुपाती T होता है, तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका टेम्परेचर ज़्यादा। ये वाला वॉल्यूम क्या है? इधर जाने पर बढ़ रहा है, तो ये वाला टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। सिंपल है कि T3 ज़्यादा, T2 कम और फिर T1 सबसे कम। ठीक है, ये पहला नियम हुआ अपने पास बॉयल्स का नियम। इजी है, सिंपल है। 4 पैरामीटर हैं, 2 को कांस्टेंट रख दिए, तो 2 वाले के बीच क्या रिलेशन बन रहा है वही अपन ने इसमें पूरे पढ़े। ये ग्राफ वगैरह भी पढ़े, तो अच्छे से ये बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। अब मैं इसी वीडियो में क्वेश्चन भी कराते जाऊंगा, अलग से कुछ भी नहीं बनाने वाला। ठीक है, तो पहला नियम अपन ने पढ़ लिया बॉयल्स का नियम। अगला नियम पढ़ने वाले हैं अपन चार्ल्स का नियम।
अगला जो नियम है अपना है वो चार्ल्स लॉ, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने ये बोला जैसे कि बॉयल ने बोला था ना कि अपना जो भी गैस का मोल है और उसका टेम्परेचर इसको कांस्टेंट रख दो, लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला कि गैस के मोल और उसके साथ में प्रेशर को क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। तो ये जो कांस्टेंट करने के बाद हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा कि इस कंडीशन में वॉल्यूम समानुपाती हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के, ठीक है। मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन देख सकते हैं कहाँ पे, चाय बनाते हो, गर्म करते हो तो ऑटोमेटिक उबलने लगती है, बड़ा हो जाता है। मतलब अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन है, बॉन्डिंग अच्छी है। अगर वाटर को गर्म करोगे तो उसके अंदर बॉन्डिंग उतनी अच्छी होती नहीं है, प्रोटीन में ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उसमें वंडर वॉल, सल्फर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत सारी बॉन्डिंग भी हो जाती है, एस्टर अपना पेप्टिक बॉन्ड, ये बन जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ऑटोमेटिक जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। यूनिट पहले ही मैं बता चुका हूँ क्या क्या लेना है। अब यहाँ पे समानुपाती अपन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा K बराबर क्या हो जाएगा T, या फिर टेम्परेचर इधर आएगा तो V/T बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल है। इसको अपन जब भी, मैंने बोला है कि जब भी इस तरह की कांस्टेंट कंडीशन आ जाए तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, फिर उसको V1 V2 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V1/T1 बराबर V2/T2। इस तरीके से आगे कितना भी V3/T3 इस तरीके से ले जाओ, जितना भी ले जाना है, क्योंकि वो तो चीज़ कांस्टेंट हो चुकी है, उन दोनों का यही संबंध बन रहा है, तो इस हिसाब से बनाते जाओ। तो ये बोला था किसने, चार्ल्स ने। अब इसके अपने को बनाने हैं क्या, ग्राफ। ग्राफ में पहला ग्राफ तो अपन को बनाना है किसके बीच, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही, मतलब कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर, सीधी रेखा। इधर अपन टेम्परेचर, इधर अपन ले लेते हैं वॉल्यूम, तो इनके बीच जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा है, ठीक है। अगला जो ग्राफ आएगा फिर से वैसे का वैसे ही है, वही की वही चीजें हैं। V/T के बीच ग्राफ बनेगा तो V/T बराबर क्या है, कांस्टेंट है। फिर इसके जगह पे तुम वॉल्यूम से कंपेयर कर लो या टेम्परेचर से कंपेयर कर लो, चेंज तो नहीं आना है। मतलब V/T कांस्टेंट है, तो अब कांस्टेंट हो चुका है, जितना स्टार्टिंग में है उतना का उतना ही रहेगा। फिर यहाँ पे टेम्परेचर ले लो या फिर वॉल्यूम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ तुमने V/T कांस्टेंट चीज ले लिए हो। ये दो ग्राफ बने हैं। फिर इसके किसके बीच ग्राफ बन सकता है, अब पॉसिबल है नहीं किसी के बीच ग्राफ। एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर, यहाँ पे अलग अलग प्रेशर पे दे दे। ये तो क्या है, प्रेशर बराबर कांस्टेंट है ना, तब लिए हैं अपन ने ये ग्राफ। जब डिफरेंट प्रेशर पे दे दे, जैसे P1, P2, P3 इस तरीके से ग्राफ दे दे, तब क्या करना है तुम्हें, तब ये करना है, इस तरीके ग्राफ देगा वो, इधर टेम्परेचर इधर वॉल्यूम, 3 ग्राफ इस तरीके से दे दे, P1, P2 और P3। तो बताओ कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, कौन सा प्रेशर कम है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी मेथड लगानी है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना है, मतलब कि सीधे लाइन खींचे और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दी। फिर वही वॉल्यूम वाली को यहाँ पे लगना है, V1, V2, V3। वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अभी अपन ने पढ़े फर्स्ट लॉ ऑफ गैस लॉ में 1/V, अगर वॉल्यूम घटेगा, नीचे आने पर घटेगा, ऊपर जाने पर बढ़ेगा। मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर क्या होगा, घटेगा। मतलब नीचे आने पर वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब P3 क्या आएगा, सबसे ज़्यादा, P2 उससे कम और P1 सबसे कम। ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के कांस्टेंट में ही होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए अपन इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि वॉल्यूम को फिर से कांस्टेंट कर दो, ये मैंने वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर बना लो इस तरीके से, ये T3 नाम दे देते हैं, T2 नाम दे देते हैं, T1 नाम दे देते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो फिर भी वही आएगा कि T3 ज़्यादा है, T2 कम है और T1 क्या है, सबसे कम है। तो इसी के रिगार्डिंग अपने पास प्रेशर और अपना टेम्परेचर आ गया है। सिंपल है, पहला वॉयल का नियम हो गया, सेकंड अपने पास चार्ल्स का नियम हो गया। सिंपल है ना, बहुत आसान है। दो चीज़ को कांस्टेंट करनी है तो बाकी दो में क्या रिलेशन बनेगा, वही है। और इनके ग्राफ भी तुम्हें मिलेंगे
तो ज़्यादातर इस तरीके के ग्राफ तो अब आते नहीं हैं, ये वाले ग्राफ ज़्यादा आएंगे, जितने भी अलग अलग प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वॉल्यूम पे देगा। ठीक है, आगे अपना अगला नियम देखते हैं अपन, गै-लुसेक का नियम। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब अगला अपने को देखना है क्या, गै-लुसेक का नियम। नाम पे मत जाना, नाम इसका ऐसा ही है, गै-लुसेक लॉ। गै-लुसेक ने क्या बोला था, वापस से दो चीज कांस्टेंट करनी है, मोल तो कांस्टेंट है, उसके साथ में अपने को क्या कांस्टेंट करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। दो चीज अगर तुम फिक्स कर दोगे, कांस्टेंट नहीं फिक्स कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर समानुपाती हो जाएगा टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि अपन बाइक में जो गाड़ियां होती हैं उनके ट्यूब में हवा भरवाते हैं ना, तो ठंड में ज़्यादा हवा रहती है कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली, और गर्मियों के टाइम थोड़ी सी कम हवा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो हीट जनरेट, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो उस टाइम पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर उस टाइम वॉल्यूम उतना का उतना ही रहा तो उसका प्रेशर और इंक्रीज होते जाएगा। वॉल्यूम अभी हवा ज़्यादा टाइट हो जाएगी ना, तो गर्मियों के टाइम थोड़ा सा कम रखते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वो टेम्परेचर के साथ उसका प्रेशर बढ़ते जाता है। तो गर्मियों के टाइम में ज़्यादा टायर ट्यूब फटते हैं ठंड के कंपैरिजन में, इसीलिए अपन क्या करते हैं, गर्मियों के टाइम थोड़ी सी कम हवा रखते हैं, ज़्यादा कम नहीं रखते हैं, थोड़ी सी कम रखते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है, इसी को अपन हटा के कांस्टेंट को, समानुपाती को हटा के के लगा सकते हैं, ये हो जाएगा के टी। इधर आएगा तो पी बाई टी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सिंपल है। पी इसको क्या लिख सकते हैं वापस से अपन, P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। ये अभी मैंने बताया कि जब भी इस तरीके का कांस्टेंट बराबर में आ जाए उसको P1 बटे T1 P2 बटे T2 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं। फिर इसी के अपने को क्या बनाने हैं, ग्राफिकल रूप बनाने हैं। सबसे पहला जो ग्राफ आएगा वो वापस से प्रेशर और टेम्परेचर के समानुपाती है, तो क्या आ जाएगा, P वर्सेस टेम्परेचर। एक एक्सिस पे प्रेशर लेंगे, दूसरे एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे। इसका भी कैसे आएगा, सीधा का सीधा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, दोनों डायरेक्ट बढ़ते जाएंगे। मतलब यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती। ये फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकेंड ग्राफ वापस से अपने को बनाना है किसके बीच, इसके बीच। एक एक्सिस पे अपने को लेना है क्या, प्रेशर बटे टेम्परेचर, और दूसरे एक्सिस पे तुम प्रेशर भी ले सकते हो, टेम्परेचर भी ले सकते हो। अब चूंकि पी वाई टी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको फिर तुम कांस्टेंट वाला सीधी लाइन बनती है, क्योंकि अब ये आगे नहीं बढ़ना है, फिक्स हो चुका है, इन दोनों को अपन ने कांस्टेंट कर दिया। अब ये वाले तो सिंपल ग्राफ हो गए। अब अलग अलग वॉल्यूम पे दे दे, ये वाला ग्राफ है अपने पास वॉल्यूम कांस्टेंट पर। ठीक है, अब अगर अलग अलग V1 V2 V3 अलग अलग वॉल्यूम पे दे दे, तो तुम्हें ग्राफ पहचानना कैसे है कि कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा है कौन सा कम है। इधर अपन ले रहे हैं क्या, टेम्परेचर, इधर ले रहे हैं अपन प्रेशर। तीन ग्राफ आएंगे इस तरीके से, तब तुम्हें पहचानना है। इसको मान लो अपन ने V1 बोले, इसको V2 बोले, इसको V3 बोले। अब अपन ने चार्ल्स का नियम पढ़ चुके हैं, तो इसको कैसे पहचानना है, प्रेशर को फिक्स कर दो। ठीक है, एक लाइन खींच दो, प्रेशर फिक्स, आगे नहीं बढ़ेगा, फिक्स हो चुका है। नीचे हर एक पॉइंट से नीचे एक लाइन खींच दो, इसको अपन T3 बोल देते हैं, T2 बोल देते हैं और T1 बोल सकते हैं। इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर को अपन फिक्स कर चुके हैं, तो ये जो लाइन अपने को मिलेगी, अगर T3 पे मिल रही तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि वॉल्यूम समानुपाती है अपने पास T। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर इधर जाने पर बढ़ रहा है, मतलब T3 ज़्यादा है, फिर T2 है और फिर लास्ट में T1 है। ठीक है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका वॉल्यूम ज़्यादा, मतलब यहाँ पे V3 ज़्यादा, V2 कम और V1 सबसे कम। सिंपल है ना, तीनों नियम बहुत इजी है, एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं कहीं ना कहीं, है ना। फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, बॉयल का नियम। सेकेंड अपन ने पढ़े चार्ल्स का नियम। थर्ड अपन ने पढ़े गै-लुसेक का नियम, जो लिखा हुआ है अभी। बॉयल ने क्या बोला था कि प्रेशर समानुपाती 1/v है। चार्ल्स ने बोला था कि वॉल्यूम समानुपाती टेम्परेचर है। गै-लुसेक ने बोला था प्रेशर समानुपाती टेम्परेचर। सिंपल है, तीनों नियम है, तीनों के ग्राफ भी बना लिए हैं, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, है ना। पहले ये बहुत ज़्यादा सिलेबस में था, अब बहुत कम कर दिया सिलेबस में। अब तुम्हारे सिलेबस में अगर मैं बताऊं तो ग्राम का विसरण लो है अपने पास, डिफ्यूजन लो है और रियल गैस इक्वेशन है, और उसके डेविएशन है, नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन।
तो ये 3 नियम में अपन ने पढ़ ली, 2 नियम अभी और पढ़ने हैं अपने को, ठीक है। 2 नियम कौन कौन से हैं अभी, एक एवोगेड्रोस लॉ है और एक डाल्टन का लॉ है, डाल्टन भी बाद में पढ़ेंगे अपन, बोयल चार्ल्स गैलुसेक, अभी एक और पढ़ लेते हैं अपन क्या, एवोगेड्रो नियम। उन चारों को मिला के रियल गैस इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं अपन। अगला आएगा अपने पास कौन सा, 4th पढ़ना है एवोगेड्रो। एवोगेड्रो ने क्या बोला था, बहुत सिंपल है लेकिन यूजली समझ में आता नहीं है कि एवोगेड्रो का नियम लगता कहाँ है। इसने ये बोला था तुम किसी भी गैस के बराबर वॉल्यूम लेके आओ, वो कोई सी भी गैस हो, CH4 हो, अमोनिया हो, मीथेन हो, SO2 हो, HCl हो, कोई सी भी गैस हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कोई सी भी गैस है, उसके बराबर नंबर ऑफ लीटर में वॉल्यूम लेके आओ। जैसे 10 लीटर है तो सभी गैस का 10 लीटर, उनके अंदर जो गैस के मोल होंगे वो बराबर होंगे, मास अलग अलग होगा, मतलब उनका जो वेट है, गैस का जो वेट है वो अलग अलग होगा, लेकिन उनके अंदर जो मोल है, नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। ये बोला था इसने, अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो उनके अंदर जो भी एटम या अपने पास डायटम होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ये इसने बोला था। जैसे बाकी की चीज़ें अपने को क्या करनी पड़ेगी, कांस्टेंट, अपने पास 4 पैरामीटर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और नंबर ऑफ मोल्स है। तो अगर इन दोनों को मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, तो यहाँ पे V समानुपाती होता है N, V समानुपाती N, मतलब तुम किसी भी गैस के सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम लेके आओ, वो हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, अगर इनके सभी के मैं 10 लीटर ले रहा हूँ वॉल्यूम, तो इसके अंदर जो मोल्स निकलेंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, तीनों के। इसका 10 लीटर तो इसके अंदर भी मोल सेम, इसके अंदर भी मोल सेम, इसके अंदर भी मोल सेम, लेकिन उनका जो वेट है ना, मास है, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग वो तो अलग अलग होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इनके मोल तो क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब इसने ये बोला था, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है रिसेंटली, कुछ ही टाइम हुआ है। V1 बराबर समानुपाती क्या हो जाएगा, V1/N1 बराबर क्या हो जाएगा, V2/N2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इसको इधर रिप्लेस करें, V/N बराबर क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी, तो ये बराबर अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इस जितना भी अपने पास लीटर होगा उसके अंदर मोल सभी गैस के सेम होंगे, तो अब 1 मोल बराबर कितना लीटर होगा, 1 मोल बराबर लेते हैं अपन 22.4 लीटर, 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, या फिर इसको अपन ml में लिखे हैं तो 22,400 ml। तो कई बार तुम्हें मोल को रिप्लेस करके ml में लेना पड़ेगा। वो क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो गैस के, या तो तुमसे डायरेक्ट ही पूछेगा कितने लीटर गैस बनी, किसी भी इक्वेशन में लास्ट में गैस निकलती है तो वो कितने मोल गैस बनी, इससे ज़्यादा वो पूछेगा तुमसे कि कितने लीटर गैस बनी। तो तुम्हें पहले मोल निकालना है, मोल को रिप्लेस करके उसको लीटर या ml में बता देना। ये बोला था एवोगेड्रो ने। इसके अंदर कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि मोल एक वेट हो गया ना, ये चेंज नहीं होता है। एटॉमिक में अपन इससे जितना भी लीटर लेंगे उतना का उतना मोल सबका सेम आएगा, है ना, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। कोई बड़ा भारी लो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक नियम अपने पास एक क्वेश्चन आया था लगभग 2016 में। ये हो गया अपने पास एवोगेड्रोस नियम। 4 नियम पढ़ लिए हैं अपन ने। अब ये चारों नियम मिलके क्या बनाते हैं, आइडियल गैस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आगे देखते हैं। देखो चारों नियम रिकॉल करो एक बार फिर से, क्या क्या थे। सबसे पहला था बॉयल का नियम। बॉयल ने क्या बोला था, प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। सेकेंड चार्ल्स लॉ, चार्ल्स ने क्या बोला था, वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। थर्ड है अपने पास गैलुसेक, गैलुसेक ने बोला था प्रेशर समानुपाती है टेम्परेचर के। फोर्थ है अपने पास एवोगेड्रो, एवोगेड्रोस ने क्या बोला था कि वॉल्यूम समानुपाती है n के। लेकिन इसी के साथ अपने को यहाँ पे n और टेम्परेचर को क्या रखना है, फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे n और प्रेशर को फिक्स रखना है, यहाँ पे n और वॉल्यूम को फिक्स रखना है,
यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर को फिक्स रखना है। ये चारों नियम मिलके क्या बनाएंगे अपने पास आइडियल। अब क्या करना है, इन सभी जो भी समानुपाती चीज़ें हैं इनको सबको जोड़ दो। प्रेशर ऐसा नहीं कि स्क्वायर कर दिए, वॉल्यूम स्क्वायर नहीं करना है, एक एक ही लेना है। तो प्रेशर वॉल्यूम इस साइड में आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें इस साइड में आ रही। पूरा इक्वेशन जमाने के बाद क्या बनता है, ये बनता है प्रेशर समानुपाती एन टी वटे में वॉल्यूम। प्रेशर सभी से जुड़ा हुआ है, मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये बनेगा। इसको मैं इधर ले आऊं तो पी वी समानुपाती क्या हो जाएगा, एन टी। अब हर बार अपन ने कांस्टेंट के लगाए थे जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, अस्तित्व नहीं है। जब अपन सभी को मिला देते हैं तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, गैस कांस्टेंट, जो तुमने बहुत पढ़े होंगे, कैपिटल आर। उसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसी को अपन हटा के यहाँ पे लिखेंगे पी वी बराबर एन आर टी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, पी वी बराबर एन आर टी। ये इक्वेशन को बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहाँ पे R क्या है, तो R है अपने पास क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी होती है ना, किसी भी कांस्टेंट है तो उसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है। तो R बराबर लेना है तुम्हें 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन, या फिर होता है इसकी वैल्यू 0.0821 लीटर पर मोल केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। एक और वैल्यू होती है, जूल में है तो कैलोरी में 2 कैलोरी प्रति मोल केल्विन। ये सारी वैल्यू होती है। जब भी लीटर और एटीएम में प्रेशर वगैरह यूज़ करोगे, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम को लीटर और एटीएम में यूज़ करोगे तो ये वाली वैल्यू लेनी है। जब भी इसका अपने को न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर मीटर में लेते हैं, ये ml में लेते हैं, तो कौन सी यूज़ करनी है तुम्हें, 8.314। जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे मैं बता दूंगा, बहुत आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास पी वी बराबर एन आर टी। ये सारे साइंटिस्ट ने मिलके दिए हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, अब देखो पी वी बराबर क्या हो गया, एन आर टी। आर के बारे में पढ़ लिए, पी वी एन और टी के बारे में भी बहुत पढ़ लिए, इनके अपने पास यूनिट भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, सारा ज्ञान हो चुका है अब तक। ठीक है, बार बार रिवाइज कर लेना पीछे जाके। तो अब आर इसको पढ़ लिया अपन ने, तो एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एन को लिख सकते हैं स्मॉल एम बटे में कैपिटल एम, गिवन मास बटे में एटॉमिक मास। यहाँ पे पुट करो तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, एम कैपिटल एम आर टी। ये इधर जाएगा रिप्लेस होके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी, ये एम इधर ले आओ कैपिटल वाला, स्मॉल एम बटे कैपिटल वी इंटू में आर टी। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम। यहाँ पे गिवन मास लेना, मास बटे वॉल्यूम। इसी को चेंज करके अपन पी एम बराबर डी आर टी, कोई रो का यूज़ भी करता है, वो फिजिक्स में करते हैं, पी एम बराबर डी आर टी। अब अगर फिजिक्स में मैं पढ़ा रहा होता तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखवाई भी हैं ऑफलाइन क्लास में, इसको अपन बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन अपने काम की नहीं, केमिस्ट्री में अपने काम की नहीं है। अपने काम की जो थी वो ये है, पी वी बराबर एन आर टी और पी एम बराबर डी आर टी। अब क्या कर सकते हैं अपन, जब ये जो पूरी चीज़ें हैं फिक्स हैं, इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे अब n और r की वैल्यू अगर मैं मान लूँ क्या है, फिक्स है, या फिर n बराबर में 1 मोल मान लूँ, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें इनको हटा दो, तो पी वी बराबर क्या हो गया, t, या पी वी बराबर क्या हो गया, समानुपाती t। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P1 V1, इसको इधर उठा के लाओ, T1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2 बटे में क्या हो जाएगा, T2। तो तुम सारे नियम भूल जाना और ये वाला नियम याद रखना, PV बटे में T बराबर कांस्टेंट। और जब भी कांस्टेंट आ जाता है तो उसको अपन इस तरीके से जमा के लिख सकते हैं। अब किसी भी क्वेश्चन में दे दिया कि कोई गैस ये है, NTP पर है, STP पर है, अभी बताऊंगा NTP STP क्या होता है।
एनटीपी एसटीपी पर है तो अगर इसमें अपन इतना वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो प्रेशर कितना चेंज हो जाएगा, या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन बराबर कांस्टेंट, वो तो अपने को मान के ही चलना रहता है। जैसे भी क्वेश्चन करेंगे अपन अभी तक ये इस तरीके से यूज़ करेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिए, प्रेशर, वॉल्यूम, सभी का यूनिट भी देख लिए, चारों पैरामीटर के बारे में जान लिए, गैस के बारे में जान लिए और उनके अपने पास से एटॉमिक मास भी जान लिए। फिर चारों नियम पढ़े और चारों नियम को मिला के अपन ने एक आइडियल गैस बना दिए, पीवी बराबर एनआरटी, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और पीएम बराबर डीआरटी, जो कि डेंसिटी के फॉर्म में है। ये आर की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और ये लास्ट फॉर्मूला अपने पास आया है। तो ये सारे नियम भूल के ये वाला तुम्हें हर जगह यूज़ करना है, ठीक है। अभी तक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ना। अभी क्वेश्चन अप्लाई मत करना, क्वेश्चन अप्लाई मैं करवाऊंगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। छोटे छोटे वीडियो में बनाऊंगा, बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के भी बनाने हैं ना अभी, तो ये यहाँ तक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।